गोपाल नारायण विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलाधिपति बाबू गोपाल नारायण सिंह जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बिहार विधान परिषद के सदस्य एवं नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद श्री सम्राट जी चौधरी, श्री शैलेंद्र कुमार जी चतुर्वेदी, कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, कुलपति गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश सिंह, प्रति कुलपति गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, श्री रंजनी कुमार सिंह, पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह जी, कुलपति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ एवं शासी निकाय के सभी सदस्यगण, प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर रासबिहारी प्रसाद सिंह, श्री अशोक कुमार जी मल्होत्रा, श्री गोविंद नारायण सिंह, श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर कुमार आलोक प्रताप, प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक कामेंद्र, कुल सचिव गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय एवं उपस्थित सभी संकाय प्रमुख, समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष, यहाँ उपस्थित शिक्षक और मेरे प्रिय बच्चों, वैसे अपने सार्वजनिक जीवन में इस देश के कई विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का अवसर मिला है। गोपाल बाबू कुछ महीने पहले मुझसे मिले थे, उनका भी आग्रह था कि एक बार हमारे विश्वविद्यालय में आप निश्चित रूप से पधारें। मैंने सहज रूप से सहमति दे दी और अपनी सहमति उसके पीछे एक कारण यह भी था, मैं तो इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, इसके क्या वैशिष्ट्य है इसके बारे में कोई बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन गोपाल बाबू के बारे में जो हमारी जानकारी थी उस आधार पर मैंने सहज अपनी सहमति उन्हें दे दी कि मैं विश्वविद्यालय में जाऊंगा। और आपने देखा होगा कि बोलते समय उन्होंने बहुत सारे शाब्दिक अलंकरणों से अलंकृत करके मेरी शोभा बढ़ाने की कोशिश की है और मेरी उन्होंने जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ भी किया है उन्होंने वह अत्यधिक स्नेहवश किया है, आदरवश किया है। लेकिन मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी में यह याद रखना, शाब्दिक अलंकरणों से अलंकृत होकर कोई व्यक्ति अपने जीवन में विभूषित नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में विभूषित हो सकता है, अपनी कृतियों के कारण, अपने डीड्स के कारण ही वह विभूषित हो सकता है। इस सच्चाई को हम सबको अपने जीवन में बराबर ध्यान रखना चाहिए। आज गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन सेरेमनी में सचमुच आप सबके बीच यहां पर उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। लेकिन आप सभी उपाधि प्राप्त करने वाले बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, इसको मत भूलना कि आपको जो आज उपाधि प्राप्त हुई है, आपने आज अपनी कामयाबी की जिस ऊंचाई को हासिल किया है, उसमें इस समाज के बहुत सारे लोगों का योगदान है। शिक्षकों का योगदान तो है ही, आपके माता पिता का भी योगदान है, जो भी आपके अभिभावक होंगे उनका भी योगदान है। यदि आज के अवसर पर जब आपको उपाधि प्राप्त हो रही है, तो मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। तो आपके सभी गुरुजन, उनको भी हार्दिक बधाई देता हूं। आपके माता पिता को भी मैं आज के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे सामान्यतः मैं चलने लगा तो एक प्रिपेयर्ड स्पीच मुझे दी गई थी। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, प्रिपेयर्ड स्पीच यदि मैं दूंगा तो लड़के बैठे बैठे उग जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्पीच के कंटेंट्स हैं, ये मैं देख रहा था तो मैं स्वयं ही उस स्पीच के कंटेंट से बहुत संतुष्ट नहीं था। इसीलिए जब मैं प्लेन में आ रहा था तो वहीं पर 2 पेपर निकालकर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए और मैंने कहा बच्चों के बीच जाकर यही बातें मैं रखूंगा। और मैं अपने बच्चों से यह भी कहना चाहूंगा कि आपको
योग्यता की इस सीमा तक पहुंचाने में जो आपका शिक्षकों का योगदान रहा है, उसे कभी भूलना मत। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी इसे अपने जिंदगी में भूला नहीं हूं। मुझे याद है घटना कि जब मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था, तो शपथ लेने के बाद मैं गाड़ियों का काफिला, जानते हैं कि कोई मंत्री बन जाता है 100-150 गाड़ियों का काफिला चलता है, मैं अपने घर जा रहा था। एक मौलवी साहब थे। मौलवी साहब मुझे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करते थे और साथ ही साथ पीटी कराते थे, पीटी फिजिकल ट्रेनिंग देते थे। और कहीं भी गड़बड़ होता था तो बच्चों को उनके पैर में एक पतली स्टिक हुआ करती थी, उस स्टिक से वो मारते थे। मौलवी साहब से हम लोग बहुत डरते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनने के बाद जब मैं उनके घर के सामने वाली सड़क से मैं गुजर रहा था, स्थान पर लोग स्वागत करने के लिए जैसे नेताओं के खड़े रहते हैं, वैसे हमारे लिए भी खड़े थे लोग। जब हमारी गाड़ी तेजी से जा रही थी, किसी ने कहा कि मौलवी साहब खड़े। इतना कहना था कि मैंने गाड़ी रोक दी और मैंने गाड़ी से उतर कर देखा कि मौलवी साहब दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। आयु काफी बड़ी हो गई थी, शायद 80 के ऊपर रही हो। दोनों हाथों में हार लिए खड़े थे। मौलवी साहब को देखते ही मेरा हाथ उनके पैरों पर चला गया और मौलवी साहब तब तक रोते रहे जब तक कि मेरी गाड़ी वहां चली गई। वैसे ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके बच्चे कुछ छोटी मोटी नौकरी करते थे, वो मिलने के लिए आए। तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा, ये कहीं शेयर थी जहां पर मैं लगभग लोगों से मिल रहा था। तो मैंने कहा बैठा हुआ, शेयर नहीं थी, शेयर लाने के लिए कोई क्या। मैंने कहा तब तक मेरी ही शेयर पर मेरे मौलवी साहब को बैठा था। कभी कभी लोग कहते हैं कि शिक्षक में जो गुण होने चाहिए इनमें यह गुण नहीं है, यह गुण नहीं है, यह गुण है, अवगुण है। बच्चों, जिस शिक्षक ने हमको शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, उसके अवगुण हमें नहीं देखने चाहिए, बराबर उसके अंदर उसके गुणों की तरफ भी हमारी नजर जाना चाहिए। यह मैं आप सबसे पूछता हूं। आज यह दीक्षांत समारोह है। आप लोग इस हकीकत को समझना कि यह शिक्षांत समारोह नहीं है। इस विश्वविद्यालय से निकलने के बाद भी दूसरी शिक्षण संस्था हो सकती है जहां की आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन इस शिक्षण संस्था के परिसर में रहते हुए जो भी आपने दीक्षा प्राप्त की है अपने गुरुजनों के माध्यम से, यहां काम करने वाले जो अन्य कर्मी हैं उनके व्यवहार के कारण जो कुछ भी सीखा है, जो भी संस्कार आपने प्राप्त किया, जो भी दीक्षा आपने हासिल की है, इस परिसर में उसका दीक्षांत है। शिक्षांत समारोह नहीं है। शिक्षा तो यह निरंतर चलती रहेगी। इसलिए इस हकीकत को भी हमको कभी भूलना नहीं चाहिए और यह भी बात ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है और दीक्षा के माध्यम से हमको संस्कारों की प्राप्ति होती है। और मनुष्य के जीवन में मैं मानता हूं कि संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान क्यों हो, बहुत बड़ा ज्ञानी क्यों हो, लेकिन संस्कार विहीन है, चरित्रहीन है, भारत का समाज किसी भी सूरत में उसकी पूजा नहीं कर सकता, चाहे उसके बाद ज्ञान भले ही चाहे जितना हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। वैसे तो ज्ञान तो बहुत सारे लोगों को होता है, पशु होते हैं उनको भी खाने का, पीने का, चलने का सब ज्ञान होता है। सर्प को भी होता है कि हमको कैसे काटना चाहिए यदि मुझे कोई पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ज्ञान ही अपने में पर्याप्त नहीं है, संस्कार भी चाहिए। एक बहुत ही सामान्य उदाहरण राम और रावण का, इसमें कहीं दो मत नहीं है। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा ज्ञानवान भी थे, बलवान भी थे, धनवान भी थे।
क्योंकि रावण के पास तो सोने की लंका थी, लेकिन आज रावण की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि आजीवन जिन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा की जाती है। और बच्चों, मैं यह भी कहूंगा, पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद अपने गांव जाना तो यह मत समझना कि आप बहुत बड़े शेर बन गए हो, बहुत बड़े अधिकारी बन गए, बहुत कुछ आपने जीवन में हासिल कर लिया है। जिस दिन यह सोच आपके अंदर पैदा हो गई, आपका व्यक्तित्व छोटा हो गया। जैसे अहंकार के ह के ऊपर लगा हुआ पॉइंट किसी भी नंबर के पहले लगा दीजिए, वह पॉइंट 1 के पहले वो पॉइंट लगा दीजिए तो 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, बल्कि 1 की वैल्यू 1/10 हो जाती है। अहंकार, ये मैं समझता हूं कि इससे बड़ी घातक चीज और मनुष्य की जिंदगी में दूसरी और कुछ नहीं हो सकती। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी मैंने प्रयत्न किया है इसी रूप में जीने का। कहां तक मैं जी पाया हूं यह मैं नहीं कह सकता हूं, इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश किया है। क्योंकि जो संस्कार युक्त होता है वही बहादुर होता है, जो संस्कारहीन होता है वह कायर होता है। इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। थॉमस फ्रीडमैन का यदि कुछ यहां लोगों ने यदि पढ़ा होगा, हमारे टीचर्स ने कुछ जरूर पढ़ा होगा, थॉमस फ्रीडमैन थे, उन्होंने द वर्ल्ड इज फ्लैट एक बुक लिखी थी, तो बड़ी चर्चा हुई, उसके कारण उनको बहुत सारी दुनिया में ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, संभवतः न्यूयॉर्क टाइम्स या किसी अखबार में आर्टिकल लिखा था, इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा। और इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा, उन्होंने कहा कि इन्फोसिस में काम करने वाले भी नौजवान होते हैं, अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन में काम करने वाले भी नौजवान होते हैं। इन्फोसिस में पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, अलकायदा में भी अधिकांश पढ़े लिखे नौजवान। एक आपने देखा होगा आतंकवादी को हवाई जहाज लाकर ही अमेरिका को किस टावर से टकराकर टावर को ध्वस्त कर दिया था। और उन्होंने कहा कि जैसे आईटी में काम करने वाले छात्रों का एक मिशन होता है, वैसे ही अलकायदा के जो टेररिस्ट होते हैं उनका भी एक मिशन होता है। बहुत सारी समानताएं होने के बावजूद अंतर कहां है? अंतर है तो संस्कारों का अंतर है। इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर इसलिए जानबूझकर मैंने यह सब बातें आपके सामने रखी हैं। और शायद कभी आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद दुनिया के किसी देश में, शायद जहां तक मेरी जानकारी है, मैं भूल नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत पहले मैंने 40 साल पहले पढ़ा था, 45 साल पहले कहीं, शायद अमेरिका गए थे धर्म सभा की। अब 40-45 साल में था, बहुत पहले, सॉरी, धर्म सभा को संबोधित करने के लिए बहुत सारे लोग विश्व से बुलाए गए थे। विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वो कहीं दूसरे स्थान पर था। तो वो जैसा स्वामी विवेकानंद जो वस्त्र पहनते थे, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, और जैसे साफा आप लोगों ने पहन रखी है गेरुआ, वैसा ही गेरुए रंग का उनका साफा भी था। कोई फॉरेनर थे, सूटेड बूटेड, सेंटेड पेंटेड, तो उन्होंने इस वेश में जब स्वामी विवेकानंद को उस धर्म सभा में देखा तो थोड़ा सा व्यंग्यात्मक मुस्कान उनके चेहरे पर थे। स्वामी विवेकानंद समझ गए कि यह देखकर मुझे मुस्कुरा रहे हैं। तो जब स्वामी विवेकानंद की बोलने की बारी आई तो अपना भाषण देते हुए बीच में ही उन्होंने कहा, उनकी तरफ इंगित करते हुए, इन योर कंट्री, नहीं, ये उन्होंने कहा था पहले उस सज्जन ने, भाई इतने ढीले ढाले वस्त्र पहनकर आए हैं, अच्छा रहा तो होता कि कुछ एक ऐसे ड्रेस पहन लिया होता आपने कि जेंटलमैन की तरह दिखाई देते आप। यह बात उन्होंने स्वामी विवेकानंद से उस फॉरेनर डिग्निटरी जो थे यह कहा था।
थे बोलने के लिए खड़े हुए स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने कहा कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। बच्चों, मनुष्य के जीवन में चरित्र का बहुत बड़ा स्थान होता है। इसलिए संस्कारित जीवन का होना यह अत्यावश्यक है। यदि संस्कार यदि नहीं है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। और यह मत भूलना, आपको यहां तक लाने में जहां आपके शिक्षकों का कंट्रीब्यूशन है, माता पिता का भी मेजर कंट्रीब्यूशन है। मैंने देखा है कुछ बच्चों को कि माता पिता का भी चरण स्पर्श करने में उन्हें शर्म की अनुभूति होती है। आज तक मैं जो भी हमारे गुरु जिंदा है मैं चरण छूता हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाकर कोई पूछे, समझ नहीं आता। मेजर कंट्रीब्यूशन है आपके माता पिता का भी यहां तक लगना। और मैं तो ये कहूंगा यहां से भी यदि आप जाना तो माता पिता जहां भी हों, दोनों चरणों पर हाथ रखकर वो स्पर्श करना। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कभी कभी व्यक्ति के अंदर ऐसा अहंकार पैदा हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं तो सब कुछ हूं, नाउ आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। किसी के असिस्टेंस की किसी की कोई जरूरत नहीं। आप चाहे जितने भी बड़े ज्ञानी हो जाए, लेकिन लोगों को साथ लेकर कदम से कदम मिलाकर चलने की आपकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए। यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। मिलकर चलने का जो परिणाम होता है, अलग अलग यदि कुछ आप करोगे तो जो कोई भी आप अपने जीवन में हासिल करोगे, यदि लोगों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से हासिल करो, यदि आप प्रयत्न करोगे तो उससे कुछ एडिशनल, उससे कुछ अतिरिक्त आप अपने जीवन में हासिल करोगे। मैं तो उदाहरण देता हूं और आपने शायद सुना भी हो कभी। मिस्टर ए ने यह फैसला किया कि मैं अपनी तय भरपूर कोशिश करूंगा, किसी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने प्रयत्न किया, ए से ए स्क्वायर हो गए, ए से ए क्यूब हो गए, ए से रेज टू द पावर 4 हो गए, रेज टू द पावर 5 हो गए। और मिस्टर बी ने भी कोशिश की, बी स्क्वायर हो गए, बी क्यूब हो गए, बी रेज टू द पावर 4 हो गए, बी रेज टू द पावर 5 हो गए। बाद में किसी ने उनको बतलाया, हमारे जैसा कोई गया होगा, कहा भाई आप सबको मिलकर रहना चाहिए। वो मिल गए तो हुआ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन पहले से यदि मिलकर काम किया होता तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उनको 2ab एडिशनल प्राप्ति हुई। यह एडिशनल अचीवमेंट उनकी लाइफ में हुआ होता। यदि दो लोग मिलकर काम करते हैं, उनकी इंडिविजुअल एनर्जी उससे जो पैदा होती है, उससे जो दो लोगों के मिल के काम करने के कारण जो एनर्जी पैदा होती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और जिसे हम सिनर्जी कहते हैं। लोगों को साथ लेकर चलने की भी हमको कला आनी चाहिए। यह मैं अपने बच्चों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा, जिंदगी में छोटे मन से काम मत करना। लोग सोचते हैं मैं भाई मैं तो सब अलग हूं, सेल्फ सेंटर्ड होकर काम करूंगा, क्या फर्क पड़ता है, किसकी क्या चिंता करनी, कोई जरूरत नहीं। याद रखना, हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। और इस बात को आजीवन याद रखना। आप में से जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, उनको मैं एक फार्मूले के द्वारा इसे समझाना चाहूंगा। और इसलिए समझाना चाहूंगा कि मेरा आप सबसे आग्रह है कि बराबर मन से आपको बड़ा होना चाहिए। छोटे मन का व्यक्ति
जीवन में सम्मान हासिल नहीं कर सकता है और समाज को कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता है, योगदान भी नहीं दे सकता है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। और जितना ही आप बड़े बन के होते चले जाओगे उतने ही सुख की प्राप्ति आपको होगी, आनंद की प्राप्ति होगी और अंततः तो आप परमानंद यानी परमात्मा की प्राप्ति होगी। छोटे मन के व्यक्ति को कभी परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तात्कालिक सुख मिल सकता है लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। परमानंद की बात तो बहुत दूर है। और मैं यह मानता हूं कि जो बड़े मन का है वही स्पिरिचुअल है, भले ही वह गारहस्थ जीवन में। छोटे मन का व्यक्ति कभी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। यदि इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में समझाना हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं यहां ना, मैथमेटिक्स तो हाई स्कूल तक पढ़ी होगी। तो हाथ उठाइए कितने लोगों ने पढ़ी है हाई स्कूल? वाह, वंडरफुल, तब तो सबसे बढ़िया। जैसे मैंने कहा कि जितना ही मन बड़ा करते चले जाओगे उसी रेशियो में सुख आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन एक सर्किल है, एक वृत्त है, और मैं कह रहा हूं कि सर्किल का सर्कमफरेंस बढ़ाते चले जाओ और उसी अनुपात में तुमको सुख और आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो मैं इसे यूं कह सकता हूं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। Circumference of man is directly proportional to the magnitude of Anand. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of Paramanand. Paramanand की कोई काम मैग्नीट्यूड नहीं होता है। इसलिए बराबर जिंदगी में बड़े मन के साथ काम करना चाहिए। लोग कहते हैं धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, सेकुलर कंट्री है। मैं भी कहता हूं सेकुलर है, मैं भी मानता हूं, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मंदिर में जाकर पूजा करना और मस्जिद में जाकर इबादत करना और गिरजाघर में जाकर सजदा करना यही धर्म नहीं है। यह पूजा पद्धतियां हैं। धर्म तो हमारे यहां कहा गया है दायित्व चेतना है, कर्तव्य चेतना है। हम अपने पिता के साथ प्रति जो हमको व्यवहार करना चाहिए करते हैं, अपने शिक्षकों के प्रति जो व्यवहार करना चाहिए वो करते हैं। यही हमारा धर्म है, यही हमारी दायित्व चेतना है, यही कर्तव्य चेतना है। और धर्म को यदि मुझे परिभाषित करना हो तो मैं इस रूप में परिभाषित करना चाहूंगा कि अखिल ब्रह्मांड का जड़ अथवा चेतन, इस जड़ अथवा चेतन के अस्तित्व की सुरक्षा जिस विधि विधान और नियम परिनियम के द्वारा होती है उसी विधि विधान नियम परिनियम को ही हम धर्म कहते हैं। इस अखिल ब्रह्मांड के जड़ अथवा चेतन की अस्तित्व की सुरक्षा के साथ साथ उसके परिपालन की गारंटी जो विधि विधान नियम परिनियम देते हैं उसे ही हम धर्म कहते हैं। और इसी अखिल ब्रह्मांड के जड़ अथवा चेतन की अस्तित्व की सुरक्षा, परिपालन की गारंटी और विकास और संवर्धन की गारंटी जो विधि विधान नियम पर नियम देते हैं उसे ही हम धर्म कहते हैं। यह धर्म की हमारे यहां मान्यता है, यह हमारे यहां धर्म की मान्यता है। इसीलिए तो हमारे ऋषि और मनीषियों ने कहा यह पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। दुनिया में सर्प को दूध कहीं नहीं पिलाया जाता है। ऋषियों ने हमारे यहां जो कुछ भी कहा है कि यह पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसलिए हमारे लोग नाग पंचमी के दिन उस काले नाग को भी जिसके काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी रहती है उसको भी गाय का वह भी शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करते हैं। यह है हमारा भारत। यह है धर्म।
और बच्चों, आप सब सौभाग्यशाली हो कि आज हमारा देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी देखें, अब लंबी बात हो जाएगी, लंबा भाषण हो जाएगा, ऐसे अर्थव्यवस्था की बहुत चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर हम 2014 में दुनिया के टॉप 10 देशों में 10वें 11वें स्थान पर थे। इतने कम समय में आज हमारा भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो गया। आप जैसे लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है। और जानते हैं, मॉर्गन स्टैनले का नाम सुना होगा, एक वहां के फाइनेंशियल एनालिस्ट ने भी यह बात कही है। उसने भी कहा है कि भाई जैसे भारत आगे बढ़ रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में खड़ा हो रहा है। और आगे क्या होगा फिर कभी बताऊंगा। और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे नौजवानों का है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लंबा विषय होगा, इसलिए नहीं जाना चाहता, लेकिन बच्चों अपने विषय को शार्ट करते हुए, यहीं पर कट करते हुए एक श्लोक आपके सामने में रखना चाहूंगा। अमंत्रम अक्षर नास्ति, नास्ति मूलम नौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो अपने आप में एक मंत्र न हो, ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जिसकी औषधि न बनाई जा सके। इसी प्रकार इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अयोग्य हो, यानी हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण है जिसे यथास्थान प्रयोग में लाया जा सकता है। यह भाव भी हमारे मन के अंदर सदैव रहना चाहिए। यानी सृष्टि की समस्त वस्तुओं के अंदर कोई न कोई गुण होता है। जरूरत है तो कुशल योजक की, कुशल योजक माने स्किल्ड एग्रीगेटर की, जो शिल्पी की, जो उसके गुणों को पहचाने, परख सके और समझ सके। आप ये कहेंगे साहब इस बात को बताने की क्या जरूरत है, हम समझते हैं, आप समझते हैं, लेकिन एक उदाहरण में देना चाहता हूं। आप जैसे ही नौजवान आज के 7-8 वर्ष पहले स्टार्टअप्स में लगे हुए हैं, जिनकी अन्वेषणात्मक क्षमता है, जो रिसर्च करते हैं, ऐसे स्टार्टअप की संख्या भारत में 400-500 थी। आज जानते हैं मोर देन 95,000 स्टार्टअप्स आप जैसे नौजवान नई नई टेक्नोलॉजी याद कर रहे हैं, नई नई तकनीक दे रहे हैं। और भारत की साख न्यू टेक्नोलॉजीज के कारण भारत दूसरी दुनिया में बढ़ गई है। और यहां तक आपको जानकर आश्चर्य होगा, 7-8-10 वर्षों के अंदर ही 1,50,00,000 1.5 करोड़ से काम शुरू करने वाले हमारे नौजवान यूनिकॉर्न बन गए हैं। यानी उनकी कैपिटल लगभग $1 बिलियन की हो गई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हर चीज में गुण देखो, उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, उपयोग करने की कोशिश करो। बच्चों, आज के अवसर पर जरूरत से ज्यादा मैंने कह दिया, तो सही है ना? इसलिए इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश इस समय अमृत काल के दौर से गुजर रहा है, और हमें यह संकल्प लेकर जाना है कि अमृत काल समाप्त होते ही होते, यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते 2047 आते आते हम भारत को दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में लाकर खड़ा कर देंगे, विकसित राष्ट्र के रूप में लाकर खड़ा कर देंगे। यह संकल्प लेकर अपने सबको जाना चाहिए। और मैं तो कुछ ऐसी आर्टिकल्स भी आपको बतला सकता हूं कि लोग अब विदेशों में रहने वाले जो फॉरेनर्स हमें कहते हैं कि भाई इंडिया नहीं है, अब इंडिया मत कहो, उसे भारत कहो, भारत कहो। यानी अपने कल्चरल वैल्यूज के प्रति भारत के पॉलिटिशियंस का, भारतवासियों का डेडिकेशन, समर्पण कितना बढ़ता है। अब बात लंबी हो जाएगी, इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा।
इसलिए आज के इस अवसर पर इससे ज्यादा न कहते हुए, जिन शिक्षकों ने आपको शिक्षा दी है, आपको ज्ञान दिया है, आपको संस्कार दिया है, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।